गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केवी कैंपस। मैं आपका टीचर विकास कुमार। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने कंजंक्शन के कोरिलेटिव्स चैप्टर्स को किया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लिया होगा, पढ़ा भी होगा और इस पर वर्कआउट भी किया होगा। आज हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर करने अगेन, जिसका नाम है सुपरफ्लुअस स्लैंग। ठीक है, सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अनावश्यक। जब किसी एक शब्द से मेरा पूरा मीनिंग निकल जा रहा हो तो उसी के जैसा दूसरा वर्ड हम जो उसके साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं सुपरफ्लुअस, अनावश्यक। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पहले एक समझा देते हैं, फिर आपको ये रूल्स पे ले चलेंगे। जैसे बोलना हो ही इंटर्ड माई रूम, ही इंटर्ड माई रूम, तो मतलब क्या हुआ, वह मेरे कमरे में प्रवेश किया। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल बोलते हैं, ही इंटर्ड इनटू माई रूम, वह मेरे कमरे में प्रवेश किया। इसका भी हिंदी सेम हुआ, लेकिन दोनों सेंटेंस में एक डिफरेंस आ गया। दूसरे एग्जाम्पल में इंटर्ड इनटू कहा गया, तो इंटर का तो मतलब ही होता है बाहर से अंदर प्रवेश करना और इनटू का मतलब भी बाहर से अंदर प्रवेश करना। तो इंटर के साथ जो इनटू लगा यही सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या था कि जब एक शब्द से पूरा मतलब निकल रहा हो, जैसे इंटर्ड कहने का मतलब ही मेरा पूरा सेंटेंस का मतलब निकल रहा था, तो इनटू जो यूज कर दिया वो क्या हो गया, इस सेंटेंस को सुपरफ्लुअस में चेंज कर दिया। मतलब यह शब्द अनावश्यक हो गया, हम इसे हटा देंगे, मेरा सेंटेंस सही होगा। तो इसी चीज़ को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग के आज का चैप्टर का नाम है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस और इसमें हम लोग कुल मिलाकर 27 कुछ रूल्स पढ़ेंगे। ये रूल्स काफ़ी शॉर्ट रूल्स होते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। आप इन सारी चीज़ों को समझेंगे तो हो सकता है कि एग्जाम में कहीं ना कहीं, कोई भी एग्जाम में जाइए, एक क्वेश्चन जरूर से आपको मिल जाना है इसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा अगेन कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर एंड होने के बाद आप इस पर वर्कआउट भी करेंगे। ठीक है, चलिए चलते अपने चैप्टर की ओर। सबसे पहला यहाँ देखिए, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे क्रॉस किया गया, राइट हैंड साइड में टिक मार्क, मतलब है कि जो भी एक्सप्रेशंस लिखे गए हैं वो सारे के सारे गलत हैं और इधर जो भी एक्सप्रेशंस लिखे गए हैं वो सारे के सारे सही हैं। कैसे सही है, क्या गलत है, वो अभी मैं आपको डील कर देता हूँ। सबसे पहला अवेट। अवेट का मतलब होता है वेट फॉर। ठीक है, चलिए यहाँ इन चारों को लेते हैं पहले, यहाँ तक ये पांचों सही है। ठीक है, यहाँ से गलत शुरू होगा तो अवेट का मतलब ये, फिर मैं बताता हूँ, ये पांचों सही एक्सप्रेशन लिखा गया इधर भी और इधर भी। ठीक है, गलती यहाँ से शुरू है। तो अवेट का मतलब होता है इंतजार करना। ठीक है, और इसके साथ कभी भी फॉर प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए। आपको एग्जाम में लिखा मिलेगा आई वॉज अवेटिंग फॉर यू, ये गलत हो गया। ठीक है, सही क्या होगा, आई वॉज अवेटिंग यू। अवेटिंग का मतलब भी हो गया क्या, किसी का इंतजार करना। अब हमें अवेट की जगह अगर यूज करना हो तो हम वेट फॉर का यूज कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट में, जैसे आई वॉज वेटिंग फॉर यू। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि या तो हम अवेट बोल सकते हैं या तो वेट फॉर बोल सकते हैं, दोनों सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्ली और रन अवे। फ्ली का मतलब होता है कहीं से भाग जाना, ठीक है, और रन अवे का मतलब भी होता है कहीं से भाग जाना। हमें ध्यान क्या रखना है कि फ्ली के साथ अवे का यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन रन के साथ अवे का यूज़ करते हैं। जैसे आपके एग्जाम में देगा टू थीव्स फ्लेड अवे द जेल लास्ट नाइट। ठीक है, टू थीव्स फ्लेड अवे द जेल, तो यहाँ देखिए फ्लेड अवे बोल रहा है तो फ्ली के साथ अवे जोड़ दिया, जो कि गलत हो गया। होना क्या चाहिए था, टू थीव्स फ्लेड फ्रॉम द जेल लास्ट नाइट, तो वो जो फ्लेड बोल रहे हैं वो सही हो गया। ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं, रन अवे। ठीक है, तो या तो हम फ्ली बोलेंगे या तो रन अवे बोलेंगे। ठीक इसी तरह का तीसरा एग्जाम्पल है डिस्पाइट और इनस्पाइट ऑफ। डिस्पाइट हो या इनस्पाइट ऑफ, दोनों का मतलब होता है के बावजूद भी। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं करते हैं, लेकिन इनस्पाइट लिखा हो तो इसके साथ ऑफ हमेशा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 4 कंप्राइज और कंसिस्ट ऑफ। तो कंप्राइज और कंसिस्ट ऑफ दोनों का मतलब होता है सम्मिलित होना या सम्मिलित करना। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं शामिल करना या शामिल होना। तो कंसिस्ट के साथ कंसिस्ट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं और कंप्राइज के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेट और इंक्वायरी इनटू। तो इन्वेस्टिगेट का मतलब भी जांच करना और इंक्वायरी इनटू का मतलब भी जांच करना। याद क्या रखना है कि इन्वेस्टिगेट के साथ हम लोग कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, लेकिन इंक्वायरी लिखा हो तो इसके साथ इनटू का यूज करेंगे। जैसे द पुलिस इज इंक्वायरिंग इनटू द केस, तो हमने क्या बोला, इंक्वायरिंग इनटू, ये सही हो गया। अगर हम बोलेंगे द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द केस, तो ये गलत हो गया। इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू यूज नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रीज शिप।
फ्री शिप लिखा हो, ठीक है, तो इसका सही फॉर्म क्या होता है, फ्री स्टूडेंटशिप, मतलब होता है ना छात्रवृत्ति जिसको कहते हैं, स्कॉलरशिप कहते हैं। तो सही एक्सप्रेशन क्या होता है, फ्री स्टूडेंटशिप। आपके एग्जाम में क्या मिलेगा, फ्री शिप, जो कि गलत एक्सप्रेशन होता है, ये गलत होता है, ये क्या होगा, सही। ठीक उसी तरह से यहाँ स्पेलिंग याद रखिएगा आप, लेक्चरर, क्या लिखा, लेक्चररशिप, तो लेक्चररशिप हमेशा ही गलत होता है। सही एक्सप्रेशन क्या होता है, लेक्चरशिप, लेक्चरशिप, ये सही होता है, लेक्चररशिप गलत एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, जैसे जब कोई आदमी JRF कंप्लीट करता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो वो एलिजिबल हो जाता है लेक्चर देने के लिए। ठीक है, वहाँ लोग यूज कर सकते हैं क्या, लेक्चरशिप मिलना, ना कि लेक्चररशिप। ठीक है, नेक्स्ट है कजन ब्रदर। कजन का मतलब ही होता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, ठीक है, भाई या बहन। तो कजन के साथ कभी भी हम लोग ब्रदर या सिस्टर का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, कजन के साथ कभी भी ब्रदर या सिस्टर का यूज हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कजन मेरा कोई भाई है तो हम लोग कजन के पहले मैस्कुलिन जेंडर का यूज करते हैं, जैसे ही इज माई कजन। जैसे ही बोले मतलब क्या है कि हम अपने भाई के बारे में बात कर रहे हैं। अगर बोले सी इज माई कजन तो मतलब क्या होगा कि हम अपनी बहन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कजन के साथ ना ब्रदर आएगा ना सिस्टर, हम लोग सिर्फ कजन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ही इज माई कजन, सी इज माई कजन, राम इज माई कजन, सीता इज माई कजन, ऐसे यूज करेंगे। नेक्स्ट है कंसेंसस ओपिनियन। तो कंसेंसस का मतलब होता है सभी लोगों का एक विचार। ठीक है, और ओपिनियन का मतलब भी हो गया विचार। तो जब इस वर्ड में कंसेंसस में ऑलरेडी ओपिनियन का सेंस जुड़ा हुआ है तो हम कभी भी कंसेंसस के साथ ओपिनियन को नहीं लिखेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे इसे, सिर्फ कंसेंसस। देयर इज अ कंसेंसस एमॉन्ग द पार्टी मेंबर्स, ये हो गया सही, मतलब जो भी पार्टी मेंबर्स हैं उन सभी में एक सहमति है, एक विचार है। अगर हम बोलेंगे देयर इज अ कंसेंसस ओपिनियन एमॉन्ग द पार्टी मेंबर्स तो ये गलत हो गया, कंसेंसस के साथ ओपिनियन का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कंसॉर्ट हस्बैंड। तो जैसे हम लोग कजन के साथ ब्रदर नहीं लगाते हैं, ठीक उसी तरह कंसॉर्ट के साथ हस्बैंड या वाइफ का यूज नहीं कर सकते। कंसॉर्ट का मतलब भी होता है किसी योद्धा का पति या पत्नी, या किसी शासक का पति या पत्नी। ठीक है, तो हम लोग कंसॉर्ट में ही हस्बैंड और वाइफ का सेंस छुपा होता है, तो इसके साथ हम लोग अलग से हस्बैंड का यूज या वाइफ का यूज नहीं कर सकते। तो मेरा सही क्या होगा, सिर्फ कंसॉर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनल कंक्लूजन। फाइनल मतलब आखिरी, और कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष। निष्कर्ष कब आता है, जब आखिरी कोई चीज़ होता है तो ही कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष, मतलब आखिरी, और फाइनल का मतलब तो आखिरी होता ही है। तो जब दोनों वर्ड का मतलब सेम हो गया, मतलब कोई एक तो सुपरफ्लुअस है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें से किसे हटाना है। तो जब भी हटाना हो तो हम लोग किसे हटाएंगे, हमेशा फाइनल को। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं, दिस इज द फाइनल कंक्लूजन। ये मान लिया हम लोग सुपरफ्लुअस फॉर्म में बोल दिया, दिस इज द फाइनल कंक्लूजन। अब हम यहाँ से मान लिए कंक्लूजन हटा देते हैं, तो दिस इज द फाइनल कुछ मतलब होगा, गलत हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द कंक्लूजन, मतलब यह निष्कर्ष है। वहाँ से हम लोग क्या यूज करेंगे, फाइनल को हटा लेंगे। ठीक है, फनरल सर्विस। फनरल का मतलब होता है किसी आदमी के मरने की बाद कि जो भी संस्कार करते हैं हम लोग, उसे फनरल कहा जाता है। ठीक है, और इसके साथ सर्विस वर्ड का यूज कभी नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं आई वेंट टू अटेंड माई फ्रेंड्स फादर्स फनरल। ठीक है, मतलब मैं अपने दोस्त के पिता के फनरल में गया था। अगर वहाँ पे को बोल दे आई वेंट टू अटेंड माई फ्रेंड्स फादर्स फनरल सर्विस, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों, क्योंकि फनरल अपने आप में ही पूरा मीनिंग देता है, इसके साथ हम सर्विस का यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ क्या यूज करेंगे, फनरल। नेक्स्ट है काइंडली रिक्वेस्टेड। ठीक है, तो काइंडली के साथ रिक्वेस्टेड एक साथ यूज नहीं करते हैं। आप बचपन से पैसिव वॉइस पढ़ते आ रहे होंगे, तो उसमें एक रूल सिखाया जाता है कि प्लीज और काइंडली को हम लोग किसमें चेंज कर लेते हैं, रिक्वेस्टेड टू में। ठीक है, जैसे काइंडली ओपन द डोर, पैसिव में हम लोग क्या बोलते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। ठीक है, काइंडली ओपन द डोर, तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। ठीक है, तो मतलब क्या समझ में आया कि हमने काइंडली को किसमें चेंज कर दिया, रिक्वेस्टेड टू में। तो उसी तरह से है काइंडली और रिक्वेस्टेड, तो जब काइंडली को ही रिक्वेस्टेड में चेंज किया जाता है तो दोनों एक साथ कभी नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग वहां से क्या करेंगे, काइंडली को हटाएंगे और मेरा रिक्वेस्टेड सही होगा। क्या बोलेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। काइंडली रिक्वेस्टेड में काइंडली को हमेशा हटा दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सपोज इफ। अगर सपोज और इफ दोनों एक साथ लिखा मिले
ठीक है। तो इसका केस क्या होता है, आइदर का। हम या तो इफ को हटा सकते हैं या तो सपोज को हटा सकते हैं, मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। जैसे आपको लिखा मिलेगा सपोज इफ इट रेन्स टुडे, मान लो यदि आज वर्षा हो जाए। सेंटेंस का हिंदी यही होगा, सपोज इफ इट रेन्स टुडे मतलब मान लो यदि आज वर्षा हो जाए। तो मानो का मतलब हो गया सपोज और यदि का मतलब हो गया इफ, दोनों का मतलब तो सेम ही हो गया, ठीक है। तो हम जब दोनों एक साथ लिख दें तो क्या कर सकते हैं, हम या तो बोलेंगे इफ इट रेन्स टुडे या सपोज इट रेन्स टुडे, दोनों में से कोई भी एक को हटा देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज और कभी कभी पूछेगा, आपको डाल देगा इस तरह से सपोजिंग इफ। अगर सपोजिंग इफ लिख दे, ठीक है, तो हमने क्या करना है, इफ को हटा लेना है, सेंटेंस सही हो जाएगा। सपोजिंग इफ में हमेशा इफ हटेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रिटर्न बैक, रिकॉल अगेन। तो जब भी कोई वर्ड आर ई से शुरू हो जाए, रिसीड पीछे हटना, रिट्रीट मतलब पीछे हटना, रिकैपिटुलेट किसी चीज को दोहराना, रीबॉर्न फिर से जन्म लेना, रीबैक क्या कहते हैं, रिकॉल किसी चीज को पुनः याद करना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा ना रिटर्न, रिकॉल। तो जब भी आर ई से कोई शब्द शुरू हो रहा हो तो इसके साथ हम लोग ना बैक का यूज करेंगे, ना ही अगेन का यूज करेंगे, क्योंकि आर ई का मतलब ही होता है दोबारे या वापस, ठीक है। तो इसके साथ जब हम बैक या अगेन लगाते हैं तो ये क्या होता है, इस शब्द को वापस सुपरफ्लुअस में चेंज कर देता है, ठीक है। तो इसके साथ जब भी बैक या अगेन दे उसे हटा लेंगे, सेंटेंस में सिर्फ रिटर्न, रिकॉल, रिट्रीट, रीसीड ये सेंटेंस में सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इक्वली एज गुड एज। एज गुड एज का मतलब हुआ उतना ही अच्छा जितना, उतना और जितना। तो ये होता है पॉजिटिव, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं राम इज एज गुड एज यू आर, तो हमने क्या बोला, राम इज एज गुड एज यू आर, मतलब राम भी उतना ही अच्छा है जितने अच्छे आप हैं। तो दोनों क्या हो गया, बराबर ही हुआ ना। और अगर हम बोल देते हैं इक्वली, तो इक्वली का मतलब ही बराबर। तो जब मेरा ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी एकदम बराबर का सेंस दे रहा है तो हम इसके साथ इक्वली का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इक्वली इसके साथ क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस। तो हमें यहाँ से इक्वली हटा देना होगा, मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर कोई बोले राम इज इक्वली एज गुड एज श्याम इज, तो सेंटेंस गलत, वहां से इक्वली हटाएंगे, क्या बनेगा, राम इज एज गुड एज श्याम इज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो म्यूचुअल का यूज कब करते हैं, जब सिर्फ दो लोगों के बीच के पारस्परिक संबंध को बताना हो तो म्यूचुअल का यूज करते हैं, ठीक है। और एग्रीमेंट का मतलब समझौता, सहमति। तो जब तक दो लोग पारस्परिक रूप से सहमत नहीं होंगे तब तक एग्रीमेंट हो सकता है क्या, बिल्कुल ही नहीं, ठीक है। तो एक चीज ध्यान से समझिएगा, एग्रीमेंट तब होता है जब दो लोग पारस्परिक रूप से सहमत हो, ठीक है। तो जैसे ही हम बोलेंगे देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन दीज टू पार्टीज, मतलब क्या हो गया कि दोनों पक्षों में सहमति है, समझौता है। तो जैसे ही बोले देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज, मतलब दोनों ऑलरेडी क्या है, म्यूचुअल, पारस्परिक रूप से सहमत है, तब तो वो लोग एग्रीमेंट किए, ठीक है। तो जैसे ही हम एग्रीमेंट बोलते हैं उसमें म्यूचुअल का सेंस ऑलरेडी क्या है, इंक्लूड है, इसलिए म्यूचुअल एग्रीमेंट जब भी लिखा मिले तो वहां से म्यूचुअल हटा लेंगे, सिर्फ एग्रीमेंट रह जाएगा और वो सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है म्यूचुअल फ्रेंड। म्यूचुअल फ्रेंड कहना हमेशा ही गलत होता है, सही एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉमन फ्रेंड, ठीक है, कॉमन फ्रेंड। जैसे फेसबुक वगैरह पे तो आप देखते होंगे म्यूचुअल फ्रेंड ही लिखा मिलता है, लेकिन म्यूचुअल फ्रेंड का मतलब क्या होता है, सिर्फ दो लोग जो दोस्त हों, तीसरा किसी का इन्वॉल्वमेंट उसमें ना हो, ठीक है। और कॉमन फ्रेंड का मतलब क्या होता है कि दो से ज्यादा, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे राम एंड श्याम आर कॉमन म्यूचुअल फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि राम और श्याम दोनों एक दूसरे का दोस्त है और इसके अलावा इन दोनों का कोई दोस्त नहीं है, ठीक है। जबकि ऐसा होता नहीं है, राम का भी कुछ और दोस्त हो सकता है या श्याम के भी कुछ और भी दोस्त हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल की जगह कॉमन फ्रेंड का यूज करते हैं, ठीक है। और ये आपके एग्जाम में मिलेगा भी कभी कभी। टू ट्विंस, टू ट्विंस मतलब दो जुड़वा। अगर कहने का मतलब है कि हम लोग जुड़वे भाई हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, वी आर ट्विंस। तो जुड़वा के लिए हमें क्या यूज करना होता है, सिर्फ ट्विंस। अगर टू ट्विंस लिखा हो तो वहां पे टू का यूज गलत होता है। टू ट्विंस मतलब क्या हो जाएगा, दो जुड़वा, मतलब चार लोग हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रीजन बिकॉज। रीजन बिकॉज लिखना हमेशा ही गलत होता है, सही एक्सप्रेशन होता है रीजन वाई। ये रट लीजिए, याद रख लीजिए, ये मेनली बैंक के एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम में कॉमन ईयर में पूछता है। आपको हमेशा सेंटेंस लिखा मिलेगा द रीजन बिकॉज ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। द रीजन बिकॉज ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन गलत हो गया, द रीजन वाई ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन ये सही हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अनटिल जब तक कि नहीं, अनलेस जब तक कि नहीं, फॉरबिड मना करना,
प्रोहिबिट मना करना, रोकना, प्रिवेंट मतलब मना करना, डिसीवेड किसी को कोई काम करने से रोकना, डिनाई इनकार कर देना, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि, और रिफ्यूज मतलब इनकार कर देना। तो ये जो भी वर्ड लिखे हैं सारे के सारे निगेटिव हैं, ठीक है। तो निगेटिव वर्ड मतलब ये सारा वर्ड कहीं भी सेंटेंस में लिखा मिले इसके साथ डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट नहीं आना चाहिए, ठीक है। मतलब समझना कि इसके साथ डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट तो आएगा ही नहीं। अगर सिर्फ नॉट भी लिखा मिले तो भी गलत, मतलब इसके साथ ना नॉट आएगा, ना डू नॉट आएगा, ना डज नॉट आएगा, ना डिड नॉट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अ कोवर्ड। कोवर्ड का मतलब होता है कायर आदमी। कोवर्ड का मतलब कायर आदमी सही होता है। जैसे लिखेगा ही इज अ कोवर्ड, मतलब क्या समझेंगे, वह एक कायर आदमी है। अगर बोलेंगे ही इज अ कोवर्डली मैन तो मतलब इसका भी क्या निकलेगा, कायर आदमी। इसमें क्या हो गया, कोवर्ड का हिंदी क्या समझाया गया, कायर आदमी। दोनों मतलब देता है ये मतलब क्या देता है, कायर आदमी का। और जैसे ही कोवर्डली बोलते हैं तो कोवर्डली का मतलब होता है कायर और मैन का मतलब क्या होता है, आदमी। तो अगर अलग अलग बोलना है तो कोवर्डली मैन कहेंगे, एक साथ बोलना है तो कोवर्ड कहते हैं, ठीक है। ध्यान क्या रखना है कि कोवर्ड के साथ मैन का यूज नहीं होता है। आपके एग्जाम में लिखेगा ही इज अ कोवर्ड मैन, पढ़ने में सही लगा लेकिन हो गया गलत। कोवर्ड का मतलब भी हो गया कायर आदमी, तो इसके साथ अलग से मैन नहीं जुड़ेगा, और मैन जोड़ना है तो कोवर्ड को कोवर्डली लिखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सडनली कम अक्रॉस विथ। कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी से अचानक मुलाकात होना, ठीक है, किसी से अचानक मुलाकात होना। तो कम अक्रॉस का मतलब भी हो गया किसी से मिलना, और वो भी अचानक। तो अचानक के लिए इसमें सडनली इसके पहले नहीं आ सकता है। कम अक्रॉस के पहले कभी भी सडनली वर्ड का यूज नहीं हो सकता है, और ना ही कम अक्रॉस के बाद विथ का यूज हो सकता है, क्योंकि विथ का सेंस भी इसी में छुपा हुआ है और सडनली का मतलब भी इसी में सेंस छुपा हुआ है, ठीक है। जैसे अगर कोई बोले आई सडनली केम अक्रॉस विथ माई फ्रेंड ऑन द वे, तो मतलब क्या हो, मैं अचानक अपने दोस्त से रास्ते में मिला। और सही एक्सप्रेशन क्या होगा, आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड ऑन द वे, ये हो गया सही, ठीक है। तो कभी भी कम अक्रॉस के पहले ना सडनली बोलेंगे, ना ही इसके बाद विथ का यूज करेंगे। नेक्स्ट है विथ बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर के साथ। तो इसमें क्या है, के साथ का सेंस तो ऑलरेडी छुपा हुआ है, तो इसके पहले हम लोग विथ का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एन इंग्लिश टीचर। एन इंग्लिश टीचर कहने का मतलब अंग्रेज आदमी जो शिक्षक हो। जैसे मिस्टर सैम इज एन इंग्लिश टीचर, तो मिस्टर सैम जैसे बोले तो ये समझ में तो आ गया कि सैम जो है वो इंडियन नेम तो है नहीं, ये कोई अमेरिकन या ब्रिटिश कोई भी नेम हो सकता है। मतलब क्या, वही अंग्रेज आदमी है जो एक शिक्षक है, ये हिंदी निकलेगा। मिस्टर सैम इज एन इंग्लिश टीचर मतलब मिस्टर सैम एक अंग्रेज हैं जो शिक्षक हैं। अगर हमको बोलना है कि अंग्रेजी का शिक्षक, तो इसे क्या बोलेंगे, द टीचर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। क्या बोलेंगे, अ टीचर ऑफ इंग्लिश, या कोई पर्टिकुलर नेम है तो द टीचर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट है पासिंग मार्क्स, लिंकिंग लैंग्वेज, लिंकिंग रोड। ये तीनों गलत होता है, ये तीनों गलत होता है। सही क्या होता है, पास मार्क्स, लिंक लैंग्वेज, लिंक रोड, ठीक है। तो ये था आज के लिए आपका सुपरफ्लुअस चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग फोकस्ड होकर पढ़ेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे, और अब आप इस पे वर्कआउट भी करेंगे। तो आपने जो भी कुछ पढ़ा है आपको वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करके बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई भी निगेटिव फीडबैक हो, पॉजिटिव फीडबैक हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में दें, हम लोग उसे देखेंगे और उसे इम्प्रूव करके आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।